हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है गति, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में मोशन। ठीक है, गति होता क्या है, मोशन किसे बोलते हैं? ठीक है, तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मान लीजिए 11:15 पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और 11:16 पे भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यानी मैंने समय के साथ अपने स्थान पे कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आप बोलेंगे कि सर आप रुके हुए हैं, आप चल नहीं रहे हैं, आप बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन वहीं अगर 11:15 पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और 11:16 पे मैं अपने स्थान में परिवर्तन कर देता हूँ, तो आप बोलेंगे कि सर आपने परिवर्तन किया है, आपने गति किया है, आप जो है चल रहे हैं। इसी को बोलते हैं गति। यानी कहा जाए, अगर इसका डिफिनेशन पे बात करें तो अगर कहा जाए कि कोई भी वस्तु अपने स्थान पे समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसे हम गति कहते हैं। अरे इतनी सी बात समझ में आई क्या? अगर समझ में आ गई तो फटाफट इसका डिफिनेशन लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी वस्तु है, वो वापस से करते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स समझने का चीज़ है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पढ़ा के नहीं चला जाऊँगा, ठीक है, जिससे वीडियो भी अच्छा लगे कि हाँ सर जल्दी जल्दी पढ़ा के चले गए हैं, वीडियो अच्छा लगा, बस समझ में कुछ नहीं आया। वीडियो चाहे कितनी भी बड़ी बने, हमको नहीं फ़र्क पड़ता है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये अगर यहाँ पे खड़ी है और 1 मिनट बाद भी यहीं पे है, ठीक है, तो यानी ये अपने जगह पे परिवर्तन नहीं किया, समय के साथ इसने अपने स्थिति में परिवर्तन नहीं किया, यानी ये रेस्ट में है, यानी ये विराम अवस्था में है, यानी ये गति नहीं कर रही है। और समय के साथ अगर इसने अपने स्थान पे परिवर्तन किया तो यानी ये गति में है, ये गतिमान है। ठीक है, मान लीजिए मेरे सामने एक कार खड़ी है, ठीक है, मेरे सामने एक कार खड़ी है, तो मैंने उस कार को देखा। आधे घंटे बाद आके जब उस कार को देखता हूँ तो वो बिल्कुल वहीं की वहीं खड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि वो कार जो है विराम अवस्था में है, वो कार गति नहीं कर रही है। फिर मैं आधे घंटे बाद अगर आके देखता हूँ तो वो कार जो है चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि कार जो है वो गति में है, कार गति कर रही है। अरे इतनी सी बात समझ में आई क्या? तो आगे बढ़ें, चलिए फटाफट से इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिए। गति किसे कहते हैं? तो कोई वस्तु अपने स्थान में समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसे हम गति कहते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट क्या है? देखिए वो पॉइंट है गति एक सापेक्ष पद यानी रिलेटिव टर्म है। इसका क्या मतलब है कि सर आपने बता दिया कि गति एक सापेक्ष पद है, एक रिलेटिव टर्म है, इसका क्या मतलब है? अरे रुको ज़रा, समझो, फिजिक्स है। देखिए गति एक सापेक्ष पद है। मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना आपकी दिमाग की बत्ती जला देगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मान लीजिए 3 बंदे हैं, ये बंदा है, ये और एक बंदा है, और यहाँ पे और एक बंदा है। इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये छोटा सा बाबू सी है। ठीक है,
अब देखिए सी जो है वो बी से पूछता है, सी जो है वो बी से पूछता है कि बताओ ए क्या कर रहा है। ठीक है, सी जो है बी से पूछता है कि बताओ ए क्या कर रहा है। तो बी बोलता है कि ए जो है वो रुका हुआ है, यानी वो एक जगह खड़ा है। यानी बी के अनुसार ए जो है वो विराम में है। ठीक है, अब बी पूछता है कि अच्छा भाई बताओ, तुम तो हमसे पूछ लिया, अब हम तुमसे पूछते हैं कि बताओ ए क्या कर रहा है, तुमको क्या लगता है। तो सी बोलता है कि भाई ए तो चल रहा है, ए तो गति कर रहा है। यानी सी के अनुसार ए जो है वो गतिमान है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई बंदा आके हमसे बोल रहा है कि सर आप खड़े हैं, और कोई दूसरा बंदा बोल रहा है कि सर आप तो चल रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सच बोल रहे हैं, या तो कोई एक झूठ बोल रहा है या कोई एक सच बोल रहा है। अरे मज़ा आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? इसी को बोलते हैं फिजिक्स। चलिए देखते हैं क्या हुआ कि मान लीजिए ये एक रेलगाड़ी है, चुक 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 रेलगाड़ी, चुक 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 रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के अंदर ये दोनों जो हमसफ़र हैं ये दोनों बैठे हुए हैं, और रेलगाड़ी चल रही है। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर। धाए 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 करके धुआं फेंकते हुए रेलगाड़ी चल रही है, और ये जो बंदा है छुटकू सा, ये ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, ये ग्राउंड पे खड़ा है। तो जब बी ए को देखता है तो बी के लिए ए तो रुका हुआ है, क्योंकि दोनों तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब वही सी है जो ट्रेन को बाहर से देख रहा है, उसके लिए तो ए गतिमान है, ए तो चल रहा है। सी के लिए ए भी चल रहा है, सी के लिए बी भी चल रहा है, सी के लिए पूरी की पूरी गाड़ी गतिमान है। लेकिन वहीं बी की बात करें तो बी के लिए ए भी रुका हुआ है, ए के लिए बी भी रुका हुआ है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं सापेक्ष। मतलब सापेक्ष कहने का मतलब ये हुआ कि बी के सापेक्ष ए जो है वो रेस्ट में है, यानी बिल्कुल रुका हुआ है, और सी के सापेक्ष ए जो है वो गति में है, यानी मोशन में है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों सही बोल रहे हैं, यानी मेरे दोनों स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अरे इसी को बोलते हैं गति एक सापेक्ष पद है। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मैं क्या कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे कि सर आप तो खड़े हैं, आप विराम अवस्था में हैं। ठीक है, लेकिन ये झूठ है। देखिए, मान लीजिए ये धरती है, ये हमारी धरती माँ है। क्या है? धरती माँ, प्यारी सी सुंदर सी धरती माँ है, और मैं धरती पे खड़ा हूँ, और आप भी धरती पे खड़े हैं। तो आप जब हमको देखते हैं तो आपके लिए मैं स्थिर हूँ, यानी विराम अवस्था में हूँ, यानी रुका हुआ हूँ। लेकिन वहीं आप अगर पृथ्वी से बाहर चले जाएं, चंदा मामा के पास चले जाएं, जो हमारे सबके मामा चंदा मामा के पास से अगर आप जाके हमको देखें तो हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो जब हम पृथ्वी के अंदर हैं तो हम भी तो गोल गोल घूम रहे हैं।
तो यानी अगर आप बाहर से अगर आपको हमको देखें तो आप कहेंगे कि सर आप तो गोल 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 घूम रहे हैं। समझ में आया? इसी को बोलते हैं सापेक्ष पद, रिलेटिव टर्म। यानी इस पे अगर हम लोग इसको जोड़ें तो इस पे भी ये बिल्कुल सा प्रूव हो जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा, b के सापेक्ष a रेस्ट में, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है, तो b के सापेक्ष a रेस्ट में है, लेकिन c के अनुसार जो पृथ्वी के बाहर जाके अगर देखता है तो उसके अनुसार a b जो है दोनों गोल 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 घूम रहे हैं, यानी गति कर। मज़ा आया? मज़ा आया कि नहीं भैया बताइए। ठीक है, यानी अगर हम यानी छोटी सी भाषा में अगर मोटा मोटी देखा जाए तो गति जो है वो किसी दूसरे के लिए विराम अवस्था में भी हो सकती है या किसी और के लिए वो गति में भी हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया? तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, कॉपी और पेन लेके इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोग कॉपी और पेन लेके नहीं बैठे हैं वो लोग एक काम कर सकते हैं, खींच मेरी फ़ोटो, इसका फ़ोटो भी खींच सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको फटाफट मिटा देता हूँ। कहने का मतलब ये है कि गति जो है वो अपने आप में एक सापेक्ष पद होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे बोलते हैं? ठीक है, भौतिक राशि होता क्या है? तो भौतिक राशि फिजिक्स में किसी भी गुण को नापना या किसी भी गुण को जब हम लोग नापते हैं तो उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, मेरे अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, मेरे अंदर कितना मटेरियल भरा हुआ है, इसको हम लोग नापते हैं किससे? इसको हम लोग नापते हैं द्रव्यमान से, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को डिनोट किससे करते हैं? केजी से। यानी वैसी चीज़ जिसको हम लोग नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? अब देखिए भौतिक राशि में कुछ पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, भौतिक राशि में पहले मैंने लिखा दूरी तथा विस्थापन, इसको बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? दूरी तथा विस्थापन। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है चाल तथा वेग। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। उसके बाद क्या आता है? समय। यानी दूरी, चाल, त्वरण, इन सभी को अगर समय के साथ जोड़ दिया जाए तो ये बनते हैं गति के समीकरण। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लेंगे तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप बेहतर बता पाएंगे कि गति कितने प्रकार की होती है या गति किस किस तरह की होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं दूरी तथा विस्थापन। फटाक से हम लोग लिख लेते हैं दूरी तथा विस्थापन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है।
ठीक है, क्या कहानी स्टार्ट होती है? ज़बरदस्त कहानी स्टार्ट होती है। कहानी सिर्फ इतिहास या हिंदी में नहीं होती है, फिजिक्स में भी कहानी होती है। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका घर है, स्वीट घर है। क्या है? स्वीट होम। स्वीट होम, घर तो सबका स्वीट ही होता है। और ये आपका स्कूल है, स्कूल। ठीक है, ये आपका स्वीट होम, ये आपका स्कूल, ये आपका स्कूल, ये आपका स्वीट होम। अब आपको स्कूल जाना है, ठीक है। मान लीजिए आपके स्कूल जाने के लिए 2-3 रास्ते हैं, ठीक है, 2-3 रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता मान लीजिए ये है, ठीक है, एक रास्ता ये है। आप क्या करेंगे? आप सुबह सुबह उठें, नहाए धोआएं, बस्ता टांगा, टुड़ुक 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 स्कूल चल गए, ठीक है। आपने स्कूल जाना शुरू किया, आप ऐसे ऐसे टुड़ुक 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 करते हुए इस रास्ते से स्कूल गए, ठीक है। अब देखिए, आप जहाँ से चलना शुरू किए, आप अपने घर से चलना शुरू किए, तो जहाँ से आप चलना शुरू किए इसी को बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति, यानी प्रारंभिक स्थिति, यानी एक्स आई। आई क्यों लिखे हैं? आई का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, इनिशियल पॉइंट। जब आप घर से चलना शुरू किए, आपकी प्रारंभिक स्थिति हो गई एक्स आई। जब आप घर से चलना शुरू किए तो कहाँ पहुँचे? अरे भाई, स्कूल ही तो पहुँचे। तो जब आप स्कूल पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे, तो आपने जो ये रास्ता पकड़ा, ये जिस पथ पे आप चल के गए इसको बोलते हैं वास्तविक पथ। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक पथ, यानी आपने टुड़ुक 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 करके वास्तविक पथ से चलते हुए स्कूल को पहुंचा। इस वास्तविक पथ पे जितनी लंबाई आपने तय की, ध्यान से सुनिएगा, इस वास्तविक पथ पे आपने जितनी लंबाई तय की इसी को बोलते हैं दूरी, यानी डिस्टेंस। अरे समझ में आया क्या? आया? चलिए वापस से देखते हैं। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, डरते थोड़े हैं, वापस से समझेंगे। ये आपका स्वीट होम, ये आपका स्कूल। आपके स्कूल में 2-3 रास्ते जाते हैं, जिनमें से एक रास्ता ये है, ठीक है। तो आपने घर से चलना शुरू किया, तो जहाँ से आपने चलना शुरू किया उसी को बोलते हैं प्रारंभिक स्थिति। और जहाँ से जिस पथ से आप गए, जिसको बोलते हैं वास्तविक पथ, इस पथ की जितनी लंबाई है, जितनी लंबाई को आपने तय किया उसी को बोलते हैं दूरी, यानी डिस्टेंस। अब आप स्कूल पहुंच गए। जब आप स्कूल पहुंच गए यानी वो आपका अंतिम बिंदु हो गया, यानी वो अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति जहाँ से आपने चलना शुरू किया, जहाँ पे आप पहुँचे उसको बोलते हैं अंतिम स्थिति, यानी इसको बोलते हैं एक्स एफ। एफ का मतलब फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? समझ में आई? तो चलिए फटाफट से हम लोग दूरी का डिफिनेशन लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख दिया है, ठीक है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति यानी एक्स आई से अंतिम स्थिति एक्स एफ के बीच तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। चलिए इसको आप लिख लें, उसके बाद इसको मिटा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो आपने देख लिया
कि आपके स्वीट होम से स्कूल तक आपने इस रास्ते से गया, वास्तविक पथ पे गए, जिसकी लंबाई को दूरी बोलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्वीट होम से स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि मेरे स्वीट होम से स्कूल जाने तक का सबसे छोटा रास्ता, सबसे अल्पतम रास्ता, सबसे न्यूनतम रास्ता कौन सा है, तो वो बिल्कुल ये सीधा वाला रास्ता है। समझ में आया? समझते हैं, वापस से समझते हैं। आपके घर से आपके स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता, ये है सबसे छोटा पथ यानी रास्ता, सबसे अल्पतम रास्ता ये है। ठीक है, इसी सबसे छोटे पथ और इसी सबसे अल्पतम रास्ते को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का सबसे छोटा रास्ता, आपके घर से आपके स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट। समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? चलिए फटाफट से इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति यानी एक्स एफ, प्रारंभिक स्थिति एक्स आई, अंतिम स्थिति एस एक्स एफ तक जाने की सबसे छोटा रास्ता, सबसे अल्पतम रास्ता, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आपके प्रारंभिक स्थिति से वास्तविक पथ पर जितनी भी लंबाई को आप कवर करते हैं उसको दूरी कहते हैं, और आपके प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा रास्ता को विस्थापन कहते हैं। हो गया, ख़त्म, बस इतना ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस पे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, छोटा सा एक क्वेश्चन है जिसको आप अगर कर लिए या कर पाएँ तो ये आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा कि दूरी और विस्थापन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, आप लोगों ने संख्या रेखा सीखी है। संख्या रेखा आप जानते हैं, संख्या रेखा। ठीक है, चलिए उसी पे क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका संख्या रेखा है। ठीक है, ये आपका संख्या रेखा है जहाँ पे यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, मेन बिंदु जो है हमारा O है। ठीक है, इसका वैल्यू है 0 0। ठीक, यहाँ पे और एक बिंदु है जो A है, ये है 1 0, और यहाँ पे और एक बिंदु है, ये है B, इसकी वैल्यू है 3 0, और यहाँ पे और एक बिंदु ले लेते हैं C जो है -1 0, क्योंकि O से इधर प्लस होता है और O के इधर माइनस होता है, ये तो आप जानते ही हैं, राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, इसलिए यहाँ पे -1 और 0। इसको 3 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मान लीजिए O जो है, O से कोई व्यक्ति A तक गया। ठीक है, O से, यहाँ पे लिखते हैं, O से पहले A तक गया। ठीक है, O से A तक गया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि दूरी कितनी और विस्थापन कितना। ठीक है, ये पहला केस। दूसरा केस अगर हम लेते हैं कि O से A गया,
ओ से ए गया, फिर ए से बी गया। इस केस में भी आपको बताना है कि दूरी कितनी और विस्थापन कितना। और एक केस ले लेते हैं, ओ से ए गया, ओ से ए गया, ए से फिर बी गया, सॉरी यहाँ पे बी होगा, ठीक है, ए से बी गया, वापस बी से ए गया, ठीक है। ये आपके पास 3 केस हैं। ये 3 केस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। हो जाएगा सॉल्व। चलिए और केस ले लेते हैं, देखते हैं। ओ से ए गया, ए से फिर बी गया, बी से फिर ए गया, ए से फिर वापस ओ गया, ठीक है। और एक केस ले लेते हैं, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से ए गया और ए से ओ गया, फिर सी गया, ओ नहीं गया यहाँ पे, ए से फिर हाँ वो भी ले सकते हैं, सी गया, ठीक है। अब आपको इन केसेस में बताना है कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। हमने क्या सीखा? हमने सीखा दूरी निकालने के लिए आपको वास्तविक पथ के साथ जाना होता है, वास्तविक पथ के साथ जाना होता है और उसकी लंबाई को मापना होता है, उसी को दूरी बोलते हैं। विस्थापन में हमने क्या सीखा? विस्थापन में सिर्फ आपको प्रारंभिक बिंदु देखना होता है और अंतिम बिंदु देखना होता है और उन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटेस्ट पाथ को देखना होता है, उसी को विस्थापन कहते हैं। क्या ये आप सॉल्व कर पाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, आगे तो हम हैं ही, हम तो सॉल्व कर ही देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले अच्छे से समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या, ठीक है। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको टिप देना चाहूँगा, ठीक है। एक को मैं आपका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसके आधार पे मैं आपको छोटा सा टिप देना चाहूँगा, ठीक है। टिप ये है, स्पेशल फॉर आपके लिए ये टिप है, ठीक है। टिप ये है कि अगर आपको हमें निकालना क्या बोला है? दूरी और विस्थापन। मैं आपको टिप दूंगा, सबसे पहले टिप दूंगा दूरी के लिए। आपको दूरी अगर निकालना हो तो दूरी निकालने के लिए मैंने आपसे क्या कहा कि आपको रास्ते के साथ टुकुर 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 रास्ते के साथ ही जाना है, ठीक है। और उसकी लंबाई को नाप के वो दूरी निकलता है, यानी दूरी में आपको रास्ते के साथ जाएं, ठीक है। आपको टिप दूंगा मैं विस्थापन के लिए भी। विस्थापन निकालने के लिए देखिए, दूरी निकालने के लिए रास्ते के साथ साथ जाएं, ठीक है। विस्थापन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को पकड़ के रखना है, उन्हीं पे आपको ध्यान देना है। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, इन दोनों पे ही आपको ध्यान देना है। इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। तो विस्थापन में प्रारंभिक बिंदु यानी आई से इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और एक्स एफ यानी अंतिम बिंदु पे फोकस यानी ध्यान दें। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हमसे पूछा गया कि पहले ओ से ए गया, ठीक है। ओ से ए गया यानी हमसे दूरी पूछा गया, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ।
ओ से ए गया यानी हमसे दूरी पूछा गया। तो बताइए ओ से ए गया यानी इसकी दूरी कितनी है, एक गया ना, यहाँ से यहाँ तो एक है, यानी इसकी दूरी हो जाएगी एक। अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन कितना होगा भाई, जरा ये भी तो बताओ कि विस्थापन कितना होगा, दूरी तो एक होगा, विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन में मैंने आपसे कहा प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु और इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता। प्रारंभिक बिंदु देखिए, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु, ये हमारा अंतिम बिंदु, ए तक ही तो गया ना, और इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता भी यही है, यानी मेरा विस्थापन भी एक होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? वापस से करते हैं, डरते थोड़े हैं फिजिक्स से डरना नहीं है। चलिए अब दूसरा केस में बता रहा है कि ओ से ए गया और ए से बी गया, तो इस केस में दूरी क्या होगी, ओ से ए गया यानी कितना गया, ओ से ए एक गया, चलिए एक गया। अब ए से फिर बी गया, अब ए से बी गया तो कितना गया, यहाँ से यहाँ एक और यहाँ से यहाँ एक, तब तो यहाँ से यहाँ टोटल दो है ना, यानी यहाँ पे भी प्लस एक गया। बात समझ में आई? ओ से ए एक गया और ए से बी एक गया, ठीक है, तो यानी हमारा टोटल दूरी जो हो जाएगा वो 2। अगर विस्थापन की बात करें कि भैया विस्थापन कितना होगा, विस्थापन के लिए सबसे छोटा रास्ता प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा रास्ता, तो ओ हमारा प्रारंभिक, यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ओ से चलना स्टार्ट हुआ ना, और अंत कहाँ पे हुआ, बी पे। ओ से चलना स्टार्ट हुआ, बी पे अंत हुआ, तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता ये है, सबसे छोटा रास्ता यही है। ओ से ए, ओ से बी गया, बी, इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता यही है, तो ये रास्ता कितना है, 2, यानी 2। अब एक बात समझ में आ रही है कि विस्थापन और दूरी एक समान हो सकती है, यानी विस्थापन और दूरी बराबर हो सकती है। समझ में आया? चलिए देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए रटा दिए हो गया मेरा काम ख़त्म, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चंस इसके आधार पे चुटकियों में सॉल्व कर दीजिएगा, चुटकियों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछ रहा है तीसरा केस में ओ से ए गया, यानी दूरी कितनी है, 1, प्लस ए से बी गया, फिर हमारे पास 1, अब बी से फिर ए गया, देखिए ओ से ए गया, ए से बी गया और बी से फिर ए गया, यानी ओ से ए गया तो 1 गया, ए से बी गया तो 1 गया, बी से वापस 1 गया तो फिर 1 गया, यानी +1 इक्वल टू 3। इनकी दूरी कितनी हो गई, 3। विस्थापन की अगर बात करें, ओ से स्टार्ट किया, ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से वापस ए गया, तो हम दोनों को चाहिए प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति और दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता। प्रारंभिक कहाँ से हुआ, प्रारंभ हुआ ओ से, अंत कहाँ हुआ, अंत हुआ ए से, तो इन दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता 1। समझ में आया, मजा आया? चलिए देखते हैं, चौथा केस देखते हैं, ठीक है। दूरी में बता रहा है ओ से ए गया, ओ से फिर बी गया, यानी ओ से ए गया तो 1 गया, ए से बी गया फिर 1 गया, प्लस अब फिर बी से ए गया फिर 1 गया, प्लस अब फिर ए से ओ गया, यानी फिर 1, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी उसकी दूरी हो जाएगी 4। ओ से ए गया, ए से बी गया, फिर बी से ए गया, फिर ए से ओ गया, यानी टोटल एक बार गया फिर एक बार आया, यानी जाने में उसको लगा 2, आने में 2, यानी टोटल 4। अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में क्या कहा गया है कि सबसे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच का सबसे छोटा रास्ता। फोकस कहाँ करना है हमको, XI पे और XF पे, यानी प्रारंभिक स्थिति पे और अंतिम स्थिति पे।
तो बताइए यहाँ पे ओ से स्टार्ट हुआ, ओ से इसका प्रारंभिक स्थिति स्टार्ट हुआ और ओ पे ही आके ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब प्रारंभ जहाँ पे किया था वहीं पे आके वो ख़त्म हो गया, वहीं पे उसका अंतिम स्थिति हो गई। तो इस केस में उसका विस्थापन कितना हुआ? 0। मज़ा आया? नहीं मज़ा आया? समझते हैं इसको। देखिए दूरी में क्या होता है, दूरी में आप जहाँ जहाँ जाते हो, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, जहाँ भी जाते हो वो आपका दूरी जुड़ता है, जोड़ जोड़ के वो आपका टोटल दूरी बनता है। लेकिन विस्थापन में जहाँ से आप शुरू करते हो और वहाँ से आप अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना से घूम फिर के आके वापस उसी जगह पे पहुँच जाते हो, तो उस केस में आपका विस्थापन 0 हो जाता है, अंडा हो जाता है, शून्य हो जाता है, कहें नील बट्टा सन्नाटा हो जाता है। यानी विस्थापन हमारा 0, क्योंकि हमारे इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता तो है ही नहीं। यहाँ से यहाँ के बीच में छोटा रास्ता ये था, लेकिन जहाँ पे खड़ा है वहीं पे वापस आके खड़ा हो गया, तो उसके बीच में छोटा रास्ता तो कोई है ही नहीं। तो यानी विस्थापन हमारा 0। आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है? चलिए हम लेते हैं 5वां केस, हमारा लास्ट केस। ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पे किसी को दिक्कत है इस 0 पे, विस्थापन 0 कैसे हो गया, इसको वापस से एक बार समझाते हैं, ठीक है? समझ में आना चाहिए, फिजिक्स समझ में आना चाहिए, ठीक है? चलिए देखिए मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है? इस मार्कर को अगर मैं ऐसे करके ऊपर उछालूँ तो वापस ये मेरे हाथ पे आ जा रहा है, ऐसे करके ऊपर उछालूँ तो ये वापस मेरे हाथ पे आ जा रहा है। यानी ये मार्कर अगर 2 फुट ऊपर गया और 2 फुट ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, वापस नीचे आ गया। देखिए इसको समझते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये कोई वस्तु है, ठीक है? वस्तु जो है वापस हम इसको ऊपर की ओर फेंकें तो मान लीजिए ये 2 मीटर ऊपर गया और वापस ये नीचे आ गया, जहाँ था वहीं पे आ गया, तो आया तो फिर 2 मीटर हुआ, ऊपर गया तो 2 मीटर, आया तो 2 मीटर, यानी इसका दूरी कितना हो जाएगा? 2 मीटर ऊपर गया प्लस 2 मीटर नीचे आया बराबर 4। लेकिन अगर विस्थापन बोलें तो विस्थापन कितना होगा? ऊपर गया फिर वापस 0 आ गया, यानी इसका विस्थापन जो है वो 0 हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि ये जहाँ था वापस घूम फिर के वहीं पे आ गया, तो इसके बीच में छोटा रास्ता है ही नहीं, तो इसका विस्थापन हो जाएगा 0। समझ में आया? चलिए इसको मिटा दें, कोई दिक्कत? अब देखिए 5वां नंबर, हमारा 5वां केस लेते हैं, ठीक है? ओ से ए गया, ओ से ए गया, दूरी 1 प्लस ए से बी गया, फिर 1 गया प्लस बी से ए गया, बी से ए गया प्लस 1, फिर ए से ओ गया, फिर 1, फिर ओ से सी गया, फिर 1, तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5, ये दूरी कितना तय किया? 5। अगर विस्थापन की बात करें तो हमने क्या सीखा? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो इसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है ओ से, यानी ये हमारा हो जाएगा प्रारंभिक स्थिति। और अंत कहाँ पे हुआ? हमने क्या सिखाया कि विस्थापन के लिए प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पे फोकस करें। तो प्रारंभिक स्थिति हमारा ओ और अंतिम स्थिति हमारा सी, यही तो है हमारा अंतिम स्थिति यानी सी। तो इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? -1। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सर आप ये बता दीजिए कि अगर कभी ऐसा केस आया तो माइनस कॉमन लें कि प्लस कॉमन लें? कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, भाई आया है बता के जाएगा, दिक्कत नहीं, ठीक है? टेंशन नहीं। देखिए हमने क्या कहा कि आपको अगर आपको रास्ता बताना हो तो आप बोलेंगे कि भाई मेरा घर का रास्ता यहाँ से यूं 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 ऐसे करके जाना, ऐसे करके जाना, वहाँ पे मुड़ जाना, ऐसे करके जाना, तो मेरा घर पहुँच जाओगे, ठीक है? ये तो दूरी हो गई है, ये तो आपने रास्ता बताया। अगर कोई बोले कि आपके घर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है सबसे छोटा रास्ता,
तो आप बोलेंगे कि मेरे घर जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता पीछे वाला रास्ता है, यानी पीछे से आ जाना। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि भाई तुम एक एक कदम चले जाना मेरे घर पहुंच जाओगे, तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि एक कदम किधर जाना है, आगे जाना है कि पीछे जाना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई +1 जाना है, तो वो समझ जाएगा +1 यानी इधर जाना है, तो वह पहुंच जाएगा 1 पे। इसीलिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई मेरे घर जाने के लिए आपका सबसे छोटा रास्ता -1 है, तभी तो वो बच्चा समझ पाएगा कि -1 यानी हमको इधर जाना है, तब आपका घर पहुंच जाएगा। इसीलिए -1। समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है किसी को? किसी को बोरिंग लग रहा है क्या? अरे बोरिंग नहीं लगना चाहिए। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, गाड़ी में ओडोमीटर लगा होता है ना, जिससे जो ओडोमीटर पे जो किलोमीटर जो दिखाता है, वो ओडोमीटर क्या मापता है? क्या वो दूरी को मापता है या विस्थापन को मापता है? सोच के बताइए। गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? दूरी को मापता है कि विस्थापन को मापता है? तो भाई वो दूरी को मापता है। गाड़ी का ओडोमीटर दूरी को मापता है। मान लीजिए आपने गाड़ी निकाला, यूं करके स्कूल चले गए, ठीक है। मान लीजिए आपका स्कूल है 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर स्कूल गए, वापस से आप स्कूल से घर आ गए, तो क्या घर आके जब आप मीटर का कांटा देखते हैं तो क्या वो 0 दिखाता है? नहीं, वो आपको 10 दिखाएगा। 5 किलोमीटर जाने में और 5 किलोमीटर आने में, दोनों 5-5 को जोड़ के वो 10 दिखाएगा। यानी ओडोमीटर आपका दूरी को मापता है, विस्थापन को नहीं। विस्थापन आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने स्कूल गए और स्कूल से वापस घर आ गए, तो विस्थापन आपका 0। लेकिन आपका जो ओडोमीटर है वो दूरी को मापता है। ये क्वेश्चन हम आपसे इसलिए पूछे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है कि गाड़ी का ओडोमीटर किसको मापता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात पता चली कि दूरी जो होता है, देखिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। दूरी जो होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, ठीक है। लेकिन विस्थापन जो होता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी माइनस भी हो सकता है। समझ में आया? इसको मिटा दें, ये पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ज़रूरी है। चलिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है कि गतिमान वस्तु के लिए दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है, ठीक है। यह 0 नहीं होता है या ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि दूरी जो है आपको कभी भी आपका गाड़ी का ओडोमीटर 0 नहीं दिखाएगा, वो आपको जोड़ जोड़ के दिखाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, विस्थापन 0, हमने तो सीखा, हमने देखा भी कि विस्थापन 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है या धनात्मक भी हो सकता है। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति एक समान हो तो विस्थापन 0
यानी 0 अंडा नील बटे सन्नाटा हो जाता है। देखा आपने, ये देखा ना आपने कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति अगर एक समान एक ही जगह पे हो तो विस्थापन शून्य हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए देखिए, मन तो कर रहा है कि अभी ये जो क्लास है ये मैं कल सुबह तक आपको पढ़ाऊँ, कंटिन्यू पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि मेरा मोबाइल जो है वो धोखा दे रहा है, ठीक है। क्या धोखा दे रहा है कि देखिए मैं ये सारी चीज़ जो है मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे मोबाइल पे कैपेसिटी कम है, ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद कैपेसिटी कम है, जिसके कारण ज़्यादा लंबा वीडियो वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट था। इसके बाद दूसरा पार्ट, ठीक है, इसी का कंटिन्यू करेंगे। दूसरा पार्ट और अच्छे से पढ़ेंगे, और अच्छी अच्छी बातें हैं उनमें, ठीक है। बहुत प्यारा प्यारा सा मतलब चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे ये चैप्टर, अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, ठीक है। दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, भाई आया है बता के जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में कुछ छूटने नहीं दूंगा, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इसको आप नोट कर लें, बढ़िया से रिवीजन करें। इसका अगला पार्ट हम लोग वापस कंटिन्यू यहीं से करेंगे।